हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। देखिए बेटा, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको हमने लॉन्च किया 24 जुलाई 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? देखिए 1991 से पहले बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे जिसकी वजह से इंडिया को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। बहुत कुछ फेस करने का मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या क्या हुआ था, उनसे हमारे प्राइस इन्फ्लेशन हो गया था, चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट था, फिस्कल डेफिसिट था, गल्फ़ क्राइसिस हो गए थे। मीन्स जो दिन भी गल्फ़ आपकी कंट्रीज़ हैं लाइक इराक, ईरान, इन सब में जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की। जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो लॉन्च की गई थी 24 जुलाई 1991 को अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। अगर हम बात करें इसकी एलिमेंट्स की, तो बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कहा गया कि हम उन एलिमेंट्स को लेके चलेंगे, या फिर कह सकते हैं कि उनके मेन जो हम बात करें अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो हमने 3 चीज़ों की बात की है। फर्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन, सेकेंड है प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को एलिमेंट्स कहा जाता है किसके? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, या आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स की बात की जाए या बात की जाए जो मेन पार्ट है जिससे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है, या जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उनमें किसकी बात की गई है, तो इन्हीं 3 चीज़ों की बात की गई है। फर्स्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइज करना मतलब थोड़ा सा फ्री छोड़ना, ठीक है। लिबरलाइज करना, कंट्रोल कम करना। तो इट इंक्लूड्स द अबॉलिशन, मॉडिफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल। तो लिबरलाइजेशन के अंडर क्या किया गवर्नमेंट ने? लोग थे, या जो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उनको क्या किया गया? अबॉलिशन मीन्स किस चीज़ को हटाया गया? लाइसेंस पॉलिसी को हटाया गया कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आप काम स्टार्ट करें तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मॉडिफाई किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, स्ट्रिक्ट जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उनको क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, ताकि जो लोग हैं वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। फिर आगे बात आ गई प्राइवेटाइजेशन की। देखिए बेटा, हम 1948 पॉलिसी की बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, या 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, तो दोनों में ही जो कंट्रोल था वो किसका ज़्यादा था? वो कंट्रोल ज़्यादा था पब्लिक सेक्टर का, और जो पब्लिक सेक्टर है उसको इतना बेनिफिट भी नहीं होता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो वो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पुश किया कि आप काम अपना स्टार्ट करें और हम आपकी मदद करेंगे। कैसे? उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया। मीन्स प्राइवेट सेक्टर को, जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसके कुछ पार्ट्स को सेल किया गया, आगे प्राइवेट सेक्टर को दिया गया ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या किया गया? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ऑन एंटरप्राइज। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया, उन्हें बोला गया कि आप आएँ और पब्लिक सेक्टर में पार्टिसिपेट करें। जो मैनेजमेंट और कंट्रोल था वो भी ट्रांसफ़र किया गया किसको? प्राइवेट सेक्टर को। ऐसा क्यों किया गया बेटा? क्योंकि कंटिन्यूसली जो पब्लिक सेक्टर था वो लॉस में जा रहा था, उसे नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर का सहारा लिया। अब बात करें ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में मोस्टली सारे बच्चों को पता ही होता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है बेटा कि जो हमारी कंट्री है, अगर हम फॉरेन कंट्री से डील करते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि जो एक इकनॉमी है कंट्री की, अगर उसको हम बाकी कंट्री के इकनॉमी से डील करवाते हैं या फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में हम पूरे वर्ल्ड को एक विलेज की तरह मान के चलते हैं कि सब जो है वो मिले जुले हैं, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग, साथ लेके चलना, इंक्लूड करना द इकनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड। कि अगर एक सिंगल जो कंट्री है वो सिंगल नहीं है, बाकी कंट्रीज़ के साथ भी उसे डील करनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए जो आपकी गवर्नमेंट थी उन्होंने इंपोर्ट कोटा कम किया, एक्सपोर्ट कोटा कम किया। बताया कि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी जो, जहाँ पे एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह देनी पड़ती थी एक्सपोर्टर्स को, उन्हें कम किया गया। इंपोर्ट कोटास को कम किया गया। एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारे प्रमोशंस निकाले गए, उनकी हेल्प की गई ताकि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो भी बाहर जाके डील कर सकें।
और इसके साथ साथ इसने प्रमोट किया किसको, फ्री ट्रेड अमंग द कंट्रीज़। फ्री ट्रेड क्या होता है, देखिए बेटा बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो क्या करती है, इंपोर्ट करने पे टैक्स लगाती है, एक्सपोर्ट करने पे टैक्स लगाती है, तो उन चीज़ों को भी कम किया गया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है या जो बिजनेसमैन है वो क्या कर सके, बाकी कंट्रीज से भी डील कर सके। तो आप एक बार इन्हें देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट एलिमेंट की, जिसका नाम क्या है, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन की बात अगर हम करें तो लिबरलाइजेशन में हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया था, अबॉलिशन कर दिया था किसका, लाइसेंसिंग का, और जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको भी बहुत कम किया गया था। तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट है अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो लाइसेंस था उनका अबॉलिशन, यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नो। गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला गया कि जो लाइसेंस है अगर कुछ चीज़ों को छोड़ के, लाइक आपके अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, टबैको हो गए, या फिर कोई हार्मफुल आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। उसके बाद बात की गई रिलैक्सेशन टू फेरा एंड MRTP एक्ट। गवर्नमेंट ने एक्ट चलाया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट एंड मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट था। तो गवर्नमेंट ने इनमें भी क्या की गई, रिलैक्सेशन दी गई कि हाँ आप जो है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट थी वो फॉरेन एक्सचेंज से था कि कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, और इसमें ये था कि MRTP एक्ट में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप मोनोपोली राइट ले सकते हैं, किसमें नहीं ले सकते, तो उनमें भी रिलैक्सेशन दी गई। इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो लोग या जो एक्सपोर्टर्स बाहर फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते थे उनको भी गवर्नमेंट ने क्या किया, इंसेंटिव्स दिया, हेल्प की, ताकि वो एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकें। डेवलपमेंट किया गया किसका, बैकवर्ड एरियाज़। बैकवर्ड एरिया मीन्स कहना का मतलब ये था कि सिर्फ अर्बन एरिया को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, रूरल एरिया को भी इम्पोर्टेंस दी गई। लिबरलाइज इंपोर्ट, पहले क्या होता था बिफोर 1991 कि जो इंपोर्ट करता था उस पर इंपोर्ट कोटा लगता था कि आप इतनी ही चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कोई इंपोर्ट नहीं कर सके। तो उस चीज़ के लिए क्या किया गया, लिबरलाइज, उसको भी थोड़ा कम किया गया ताकि जो आपके इंपोर्टर्स हैं वो चीज़ इंपोर्ट करके कुछ बना सकें। और फिर बैंकिंग रिफॉर्म भी किए गए ताकि जो बैंक अगर बाई चांस कर्जे में है, डूब रहे हैं, उनको थोड़ा सा उठाया गया, और बैंक्स को भी कहा गया कि वो क्या करें, मदद करें लोगों की ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, यानी कि लोन्स वगैरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो क्या क्या फ़ायदा हुआ इकोनॉमी को आफ्टर लिबरलाइजेशन, तो फर्स्ट इज़ ईज़ इन डूइंग बिजनेस। देखिए लिबरलाइजेशन आ गया, लाइसेंसिंग पॉलिसी हट गई, लोग इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, तो इसलिए क्या किया गया, ईज़ इन डूइंग बिजनेस, काम करने में आसानी हो गई। सेकंड, कंट्रोल ओवर करप्शन। देखिए लाइसेंस बनाने में या फिर कोई भी चीज़ जो जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाते थे उसको हटाने के लिए लोग पैसा खाते थे, मीन्स करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था कि लाइसेंस बनवाना है तो इतने पैसे दीजिए, आप कह सकते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पर। तो जब लाइसेंस को हटाया गया, लिबरलाइजेशन लाया गया, तो कंट्रोल भी हुआ कुछ हद तक किस पे, करप्शन पे। थर्ड है इंक्रीज़ इन कंपटीशन। अब कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया, जब कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, क्योंकि अब सिर्फ एक कॉम्पिटिटर नहीं है, एक से ज़्यादा है। फिर है एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो ह्यूमन है उनकी स्किल को इम्प्रूव किया गया कि हाँ स्किल्ड लेबर भी होने चाहिए, अनस्किल्ड भी होने चाहिए, और एम्फेसाइज़ किया गया किस पे कि लोगों को काम मिले और लोगों के अंदर जो स्किल है, पावर है, उसको और उभारा जाए। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को आप लगा सकते हैं, मैनेजमेंट को, जो आपके कोई मैनेजर स्किल है उसको, तो क्या किया गया, एम्फेसाइज़ किया गया कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सके। थर्स्ट ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे बढ़ावा देने की बात की गई कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज आए। इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के लोग भी अब इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिफोर 1991 कुछ ही ऐसे एरिया थे जिसमें जो है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड था, बट आफ्टर 1991 कहा गया कि फ़ॉरेन जो ट्रेड है या फिर आप कह सकते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है बाकी एरियाज़ में भी अलाउड किए गए। पहले 50% था और अब कुछ एरियाज़ ऐसे जिनमें 100% FDI भी अलाउड है। फिर आया इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। तो बताया गया कि अगर हम बाहर से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ करते हैं, तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने की बात की गई कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव करें ताकि हम जो है इंटरनेशनल मार्केट में हमारा भी एक स्टैंडर्ड हो, ताकि हम compete कर सके कहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद अगर हम डीमेरिट की बात करें, देखिए बेटा
फीचर्स हो गए, हमारे मेरिट्स हो गए। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ के मेरिट्स हैं, फ़ायदे हैं, उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो लिबरलाइजेशन का क्या हार्मफुल इफेक्ट है? फर्स्ट, इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंस, मीन्स इंडिया के कुछ एरिया में तो जो ग्रोथ थी वो बहुत अच्छे से होगी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो सकती थी, और कुछ एरियाज़ में इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज हुई ही नहीं। तो क्या आ गया, इससे रीजनल इम्बैलेंस आ गया। ठीक है, कहीं तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई किसी स्टेट में और किसी स्टेट में बिल्कुल नहीं हुई। फिर कंपटीशन विद एमएनसी, देखिए जो डोमेस्टिक आपके कह सकते हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, अब एमएनसीज को अलाउ हो गया है, मल्टीनेशनल कंपनी को, कि वो आके इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। तो कंपटीशन हो गया उनका, और जो इंडस्ट्री है हमारी डोमेस्टिक वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो एमएनसी से मुकाबला कर सके, कम्पीट कर सके। तो क्या हो गया, कंपटीशन हमारा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, नो इम्पोर्टेंस टू नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि बाहर की कंट्री के लोग जो है वो पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए नेशन का इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए क्या मायने रखता है कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज अगर किसी कंट्री के हार्म हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिएटिंग मोनोपोली, अगर कोई कंट्री के में कोई ज़्यादा पावरफुल बिजनेस लगाते हैं, अगर इंडिया में आके कोई एमएनसी है जो ऐसी ज़्यादा बिजनेस लगाती है मार्केट में आके, तो अब उसका क्या हो जाएगा, मोनोपोली राइट हो जाएगा, क्योंकि वो बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनको पीछे छोड़ देगी। ठीक है, जैसे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो कॉम्पिटिटर ऑब्वियसली वो बाहर निकल जाएगा, तो एक सिंगल मोनोपोली रह जाएगा, तो मोनोपोली पोजीशन आ जाएगी। मोनोपोली पोजीशन का मतलब होता है सिंगल सेलर। फिर हार्मफुल टू कंज्यूमर्स, अगर मान के चले कि कंज्यूमर्स है तो उनको प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, हाई रेट पे मिलेंगे, और हो सकता है कि क्वालिटीज़ भी अच्छी ना हो, क्वालिटीज़ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। फिर थर्ड था बैड बिजनेस एथिक्स, इट मीन्स कि जब लिबरलाइजेशन ला गया तो गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया, तो बिजनेस मैन हो सकता है कि क्या करे, बैड बिजनेस एथिक्स यूज़ करे, अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे ही नहीं। तो ये थे कुछ बेटा लिबरलाइजेशन के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आप एक बार इनको रीड आउट कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन की, कि प्राइवेटाइजेशन के क्या फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम पब्लिक सेक्टर रोल रिड्यूस, देखिए हमने बताया था कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें जो पब्लिक सेक्टर थी उसने क्या किया था, अपना काम रिड्यूस करके बोला था कि किसको पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, प्राइवेट सेक्टर को। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो कम हो गया। सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, देखिए पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट हुई, मीन्स अब क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी गई क्या, पब्लिक सेक्टर्स के जो पार्ट थे, यानी कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर जिसमें काम करता था, अब वो काम कौन कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर कर रहा था। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू प्राइवेट सेक्टर, पहले पब्लिक सेक्टर सारा काम संभालती थी और प्राइवेट सेक्टर जो होते थे उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लगाए जाते थे। अंडर प्राइवेटाइजेशन क्या किया गया कि जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी थी वो किसको दे दी गई, प्राइवेट सेक्टर को, कि वो अपने तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, फिर आया रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स, इट मीन्स कि जो भी सिक यूनिट्स थी, यानी सिक यूनिट्स कहने का मतलब है ऐसी इंडस्ट्री जिनको लॉस ज़्यादा होता है और प्रॉफिट नहीं होता ड्यूरिंग 3 और 4 ईयर्स या लास्ट फ्यू ईयर्स, तो आप कह सकते हैं उनको हम सिक यूनिट्स कहते हैं। तो उनको भी रिवाइव किया गया, उनको भी कहा गया कि या तो वो स्टार्ट कर सकते हैं उनकी हेल्प करके, या फिर उनको बंद कर दिया जाए। फिर अगर हम इसके बात करें मेरिट्स की, तो देखिए पहला इसका फ़ायदा ये था इंक्रीज़ इन कंपटीशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया था तो ऑब्वियस सी बात है लोग चाहेंगे कि हमारा माल मार्केट में सप्लाई हो, हमारा हो, तो उससे क्या हो गया, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। हेल्दी कंपटीशन की बात की गई इधर, ताकि क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट थे वो सस्ते रेट पे मिलने लग गए कंपटीशन की वजह से, और क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हुई। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो देखिए जब गवर्नमेंट के सेक्टर के हाथ में होता था सब कुछ, तो जो आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती थी वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती थी बिजनेसमैन को। पर अब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था, प्राइवेट सेक्टर के। फिर इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी, कहा जाता है ऐसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद लोग काम करना थोड़ा कम कर देते हैं और प्राइवेट सेक्टर में लोग काम ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको जॉब इनसिक्योरिटी होती है कि अगर एक बार हमने काम अच्छा नहीं किया तो हमारी जॉब छिन जाएगी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट था, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट था वो प्रोफेशनल तरीके से किया जाता था, मीन्स एक्सपर्ट वगैरह को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्योंकि धीरे धीरे अगर प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो लोगों की अर्निंग बढ़ेगी और इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इंक्रीज़ इन एफडीआई, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया ताकि बाहर के लोग भी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकें। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से लोग अपना अपना काम स्टार्ट करेंगे और जो अपना काम स्टार्ट करेगा वो अपने अंदर एम्प्लॉयज़ भी रखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इससे क्या होगा,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर हम डीमेरिट की बात करें तो फर्स्ट है बेटा टैक्स इवेजन। लोग क्या करने लगे, टैक्स को छुपाने लग गए। अब लोग प्रॉपर टैक्स भरते ही नहीं थे क्योंकि रूल्स रेगुलेशन इतने रहे नहीं, तो ऑटोनॉमी होगी तो अब क्या करने लगे, टैक्स छुपाने लगे ताकि गवर्नमेंट को पे ज़्यादा ना करना पड़े। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, देखिए वर्कर से काम ज़्यादा लेने लगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वर्कर काम नहीं करेगा तो उसको जॉब से निकाल देंगे। तो पार्ट टाइम कह सकते हैं, ओवर टाइम कह सकते हैं कि उनसे काम करवाने लग गए, जितनी उनकी सैलरी होती थी उससे कहीं ज़्यादा। एडवर्स इफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यूज़, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है वो इतना नहीं सोचता नेशन इंटरेस्ट के बारे में, उसको कोई मतलब नहीं होता कि नेशन में फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, कल्चर एंड वैल्यूज़ पे भी पड़ता है किसी भी कंट्री के। फिर आया इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, गरीब लोग और गरीब हो गए क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो रिच पीपल थे वो और रिच हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया। तो बेटा प्राइवेटाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अब एंड में बात कर लेते हैं किसकी, ग्लोबलाइजेशन की। देखिए बेटा ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक विलेज की तरह मानते हैं। तो अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन का पहला फीचर है इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकनॉमी। हम पूरी इकनॉमी यानी कि वर्ल्ड इकनॉमी के साथ लेके चलते हैं कोई भी कंट्री, यानी कोई भी कंट्री जो है अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ऐसे सिचुएशन में रह रही है जहाँ पर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है या फिर सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट है कि बाहर कुछ उसको देना नहीं है, बाहर से कुछ लेना नहीं है। तो अब क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया किसका, हर कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, यानी कि इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकनॉमी। एक कंट्री दूसरी कंट्री से सबको सप्लाई भी करती है और वहाँ से प्रोडक्ट लेती भी है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। फिर इंक्रीज इन कंपटीशन, देखिए बेटा इंटरनेशनल मार्केट की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होता है, कंपटीशन में इंक्रीज़ होता है। तो जो कंपटीशन होता है वो हेल्दी कंपटीशन होता है, इससे कंज्यूमर को फ़ायदा होता है क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पता ही नहीं चलता कि कोई कंट्री हमसे बहुत दूर है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रोडक्ट मंगवाना है तो हम ईजिली मंगवा सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब इतना ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैरियर्स बहुत रह नहीं गए हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंडर जो जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैरियर्स थे उनको कम से कम कर दिया गया। तो हमें अब टाइम और डिस्टेंस का पता ही नहीं चलता कि कोई कंट्री हमसे कितनी दूर है और वहाँ से आने में सामान बहुत टाइम नहीं लगता। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑब्वियस सी बात है जब हम किसी बाहर की कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अगर बाहर की कंट्री में जाके हमारे यहाँ से लोग काम करेंगे तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगी, इनकम आएगी, जिससे हमारा जो है इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज में। फिर है पोटेंशियल इन फॉरेन मार्केट्स, देखिए बाहर की मार्केट में जो है पोटेंशियल, यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, बट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्राई ही नहीं करते। बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अब क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेकर जाते हैं और अपने पोटेंशियल के थ्रू अर्न करते हैं। बात कर लेते हैं इसके कुछ मेरिट्स की। तो फर्स्ट है इंक्रीज़ इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बैरियर्स जितने कम होते जाएंगे फॉरेन ट्रेड करने में उतना ही आसानी होगी। इंक्रीज़ इन फॉरेन कोलैबोरेशन, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, मिलके रहेंगे, पता चलेगा एक कंट्री में दूसरी कंट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी हो रही है, क्या आ रहा है, किस तरह से सामने वाला जो है डील करता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट का एक्सपेंशन होगा, अब सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं रहेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर लाइक इंश्योरेंस है, आपका कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इसका भी अब क्या होगा, ये भी बहुत ज़्यादा फैला है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा क्योंकि जितना अर्न करेंगे उतना ही उनकी जो है कैपेबिलिटी बढ़ती है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का। फिर बात कर लेते हैं इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोग आके बाहर से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होता है। अब ये तो बात होगी इसके फीचर्स और मेरिट्स की। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स के कि नुकसान क्या क्या हुए हैं इंडिया को और या किसी भी कंट्री को बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला नुकसान क्या हुआ है, लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखिए इंडिया में हम सब जानते हैं कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब एमएनसी ने उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया है और वो बहुत आगे निकल गई। क्यों, क्योंकि उनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, टाइम बनने में भी कम लगता है और स्किल्ड लेबर होती है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है। तो इस वजह से क्या किया है उन्होंने, जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा है।
फिर है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आ गई बेटा, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थे उनमें अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड तीनों तरह के लोग काम करते थे। बट जो आपकी इंटरनेशनल आई है, एमएनसीज आई हैं, टीएनसीज आती है, ट्रांसनेशनल कंपनीज आई है, उनमें क्या हुआ है बेटा, उनमें ऐसा हुआ है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उन्हें लेबर इतनी नहीं चाहिए होती है क्योंकि मशीन सारा काम करती है। इसके अलावा जो लेबर होती है वो स्किल्ड होती है, उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर तो क्या रहेंगे, अब अनएम्प्लॉयड रहेंगे, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। और इंडिया में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए यहाँ पे क्या आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, देखिए बहुत सारी ऐसी एमएनसीज होती है, टीएनसीज होती है जो क्या करती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती है, यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हमारी कंट्री की जो पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए, नहीं तो हम छोड़ देंगे आपकी कंट्री को, नहीं तो आपको इतना नुकसान हो जाएगा, हमारे फेवर में आप पॉलिसीज़ निकालिए। इन सब के लिए वो इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। फिर है डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज। देखिए फॉरेन कंपनी का ज़्यादा दबदबा रहता है बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल और न्यू टेक्नोलॉजी। इस करके वो कहीं ना कहीं क्या करती है, उसका जो बाकी के मान सकते हैं कि कंपनी है उनको कहीं ना कहीं दबा के रखती है और वो थोड़ा अप रहती है और उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सही रहता है। क्यों, किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि वो उनके पास फॉरेन कैपिटल होती है, मीन्स फॉरेन एक्सचेंज उनके पास ज़्यादा होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके पास ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो इसका कहीं ना कहीं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो बेटा ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि इसके 3 एलिमेंट्स हैं मेन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई होप कि आपको इसके एलिमेंट्स समझ में आ गए हो और इनके एलिमेंट्स के आगे फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी क्लियर हो गए हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।